Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is gravitation, and this is part 1 of this chapter. So let us start. So the first question is, what is gravitational? So gravitation is a force of attraction. It is a force of attraction that is between any two bodies या फिर masses. मतलब पूरी दुनिया में जो भी मासेज हैं दो, अगर उनमें कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, फिर ग्रेविटेशन कहते हैं. एंड ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मास m1 है एंड ये हमारा मास m2 है. ठीक है. तो m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करता है. तो इसको हम लिखते हैं F12. इट मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1, जो पहले उसको लिखते हैं हम ऑन 1 एंड जो बाद में उसकी वजह से है ड्यू टू 2. एंड F21 को लिखेंगे हम, दिस इज फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1. ठीक है. सो दिस इज F12 एंड F21. तो दोनों ही फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, F12 एंड F21. सो नाउ the concept of gravitation was first given by Galileo फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था. एंड उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इट वाज फर्स्टली गिवन बाय गैलीलियो. एंड देन दिया था कैप्लर्स ने 3 लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए थे. एंड उसके बाद दिया था न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हम पढ़ेंगे. सो दिस इज द ऑर्डर इन विच साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा या फिर कंसेप्ट दिया था. सो नाउ अवर फर्स्ट टॉपिक इज द कैप्लर्स 3 प्लानिटरी मोशंस. जो कैप्लर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सन के आसपास अर्थ घूमती है उसके ऊपर 3 लॉज दिए थे, वो अभी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट लॉ वाज दैट लॉ ऑफ ऑर्बिट. दिस वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट. इसमें उन्होंने क्या बोला था कैप्लर ने कि जो सन है वो फोकस पे है, दिस इज एलिप्स, एंड जो सन है वो उसके फोकस पे है. एंड जो प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, वो उसके आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है या फिर रिवॉल्व करता है. ठीक है. एंड जो सन के पास, मतलब कि वो सन जो फोकस पे है वो सेंटर पे नहीं है. ठीक है ना. तो एक पॉइंट जो होगा वो सन से पास होगा एंड एक पॉइंट जो है वो सन से दूर होगा. तो जो पास वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन. ठीक है. उसको आप याद कर सकते हो, P से पास एंड P से पेरिहीलियन. एंड जो दूर वाला पार्ट है, ये वाला दूर वाला जो पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन पॉइंट. मतलब जब अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट है जो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ कि जो सन जो है वो फोकस पे होगा और जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के आसपास रिवॉल्व करेगा. नाउ दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ कैप्लर्स एंड इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया. तो इसमें क्या बोला था उन साइंटिस्ट ने, उन्होंने बोला था कि द लाइन दैट जॉइन प्लैनेट टू सन, मतलब कि जो प्लैनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करी है, ये वाली लाइन, दिस स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स कि जैसे कि अर्थ चल रही है तो ये लाइन जो है वो चल रही है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल T टाइम में वो यहाँ से यहाँ गई. ठीक है. और T टाइम में वो अर्थ यहाँ से यहाँ भी आई. यस. A से B पे गई और C से D पे गई. तो जो इक्वल अगर टाइम है, ये 1 सेकेंड हमने मान लो यहाँ लिया और यहाँ पे भी 1 सेकेंड लिया, तो जो एरिया, ये वाला एरिया है रेड कलर वाला, रेड एंड येलो वाला, तो जो एरिया उन्होंने कवर किया वो इक्वल होगा. ठीक है. तो दिस इज लॉ ऑफ एरिया that the line joining sun and the planet sweeps equal area. This area is equal in equal interval of time. This was the law. Now this is also known as law of एरियल वेलोसिटी. इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है. ठीक है. नाउ दिस, ये आया कहाँ से? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जब कोई बॉडी हमारी सर्कल में घूम रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में घूमती है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे हम पॉइंट A पे और पॉइंट C पे, यहाँ लगाएंगे. तो हम लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है mvr. दिस इज फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं mvr. ठीक है. तो एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट C. तो m हमने लिया मास, जो भी प्लैनेट का मास है, एंड va इज द वेलोसिटी एट A पॉइंट. ठीक है. एंड RA इज वेलोसिटी, दिस इज रेडियस RA. ठीक है. तो दिस इज MVARA.
एंड अगर हम सी पॉइंट पे लगाएं तो मास तो उस बॉडी का सेम ही रहेगा. वी सी मीन्स velocity at point C and RC means velocity at this radius. This is RC. तो हमने conservation of angular momentum लगाया at point A and at point C. तो यहाँ से M से M हमारा कट गया and VA upon VC हमारा कितना हो गया RC upon RA. So this will the result. मतलब VA upon VC is equals to RC upon RA. Now we can see that velocity here is inversely proportional to radius. ठीक है, तो velocity is inversely proportional to radius. So we can see मतलब कि अगर यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है हमारा, आर ए जो है हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, इन टाइम टी प्लैनेट गोज फ्रॉम ए टू बी. जब प्लैनेट ए टू बी में जा रहा है मतलब जब रेडियस ज़्यादा है तब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कम. मतलब कि यहाँ पर जो अर्थ है वो धीरे चलेगी. ठीक है, एंड यहाँ की अगर हम बात करें इस वाली जगह की, तो यहाँ पे जो हमारा आर है रेडियस, दिस वन, दिस थिंग इज़ कम. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी से डी पे जाने में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऐसा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे चल रही है अर्थ, एंड यहाँ पे आगे वो तेज हो जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ से उसकी वेलोसिटी धीरे चल रही है, इट इज़ अगेन स्लो, एंड हेयर इट इज़ फास्ट, एंड हेयर इट इज़ स्लो, स्लोली, एंड हेयर इट इज़ फास्ट, इट इज़ स्लो एंड फास्ट. सो दिस इज कंक्लूजन जो कि हम इस सेकेंड कैपलर्स लॉ से निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट कैपलर्स सेकेंड लॉ से, कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, या फिर ये भी बोलता है कि जो एरिया होगा ना वो सेम होगा. ठीक है, नाउ देयर इज़ वन मोर मेथड टू डिराइव दिस थिंग. इट इज़ फ्रॉम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टू मास ऑफ द बॉडी डी ए बाई डी टी. डी ए बाई डी टी क्या है कि मतलब कि गिवन टाइम में कितना एरिया जो है वो उस बॉडी ने कवर किया. फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है. ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ गई तो उसने ये एरिया कवर किया. ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी. तो दिस इज डी ए बाई डी टी, मतलब गिवन टाइम में वो बॉडी ने कितना एरिया कवर किया. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू 2 इंटू मास डी ए बाई डी टी. ठीक है, नाउ अगर हम सन अर्थ सिस्टम की बात ले रहे हैं, फिर सन या किसी भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा इसमें क्या होता है कि रेडियस वेक्टर जो होता है वो आउटसाइड होता है. ठीक है, रेडियस वेक्टर जैसे कि दिस इज अवर ऑर्बिट जिसमें प्लैनेट घूम रहा है, ये सन है, तो रेडियस वेक्टर कौन सा होता है, ऐसे रेडियस वेक्टर होता है. ठीक है, जो उसकी प्लैनेट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सन. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो हमारी वो प्लैनेट पे वो टुवर्ड्स द सन लगती है. ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. तो इधर हम देख सकते हैं कि फोर्स एंड जो रेडियस है वो आपस में 180 डिग्री बना रहे हैं. ठीक है, तो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस इज 180 डिग्री. नाउ वी नो दैट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू फोर्स. ठीक है, तो दिस इज आर एफ, क्रॉस में होता है हमारा साइन 180 डिग्री, तो इट विल बी आर एफ साइन 180 डिग्री. ये इस वाली कंडीशन के लिए. ठीक है, तो साइन 180 इज 0. तो इसमें मतलब कि हमारे प्लैनेट पे जब प्लैनेट घूम रहा है तो उस पर टॉर्क कितनी लग रही है, 0 लग रही है. ठीक है, क्यों लग रही है, क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस वेक्टर इज 0. सो नाउ टॉर्क इज 0. वी नो दैट जैसे कि हमारा फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वैसे ही हमारा टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस इज अवर फॉर्मूला. फाइन. सो टॉर्क अगर हमारा 0 है मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारा 0 है. डी एल बाई डी टी हमारा क्या है, 0. तो इसका मतलब क्या होगा कि एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट. फाइन. सो एल हमारा हमने क्या निकाल लिया, कांस्टेंट. इसका मतलब एल कांस्टेंट है, इसका मतलब 2m डी ए बाई डी टी भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है. तो 2m डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट है. तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है एंड बॉडी का मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो हमने निकाल लिया कि डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. सो डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट. सो दिस वाज वी हैव डिराइव्ड द सेकेंड लॉ. हमने 2 तरीक़ों से निकाला है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से और एक एंगुलर मोमेंटम के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से. ठीक है, सो दिस इज एरियल वेलोसिटी. इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी. सो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. So let us now proceed to our third law of Kepler's. So what this law says
दैट टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब. सो व्हाट इज टाइम पीरियड? T we denote as time period. It is time taken to complete one revolution. ठीक है, एक प्लैनेट जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से वापस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज. फॉर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा हमारा? 365 डेज. ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब. ए क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एलिप्स है, तो अगर हम इसको बीच में से कट करते हैं तो जो बड़ी वाली एक्सिस होती है ये वाली, दिस थिंग, दिस इज ए. फाइन. तो ये होती, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस. और जो ये होती है छोटी वाली, इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. एंड हमारा फोकस यहाँ होता है, जहाँ पे सन होता है वो फोकस होता है, वो सन यहाँ पे होता है. ठीक है, दिस इज सेंटर. सो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब. ठीक है, मतलब कि अगर सेमी मेजर एक्सिस ज़्यादा बड़ी है तो उस प्लैनेट का टाइम पीरियड भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा. ठीक है, अगर सेमी मेजर एक्सिस हमारी छोटी है, ठीक है, मतलब उसका टाइम पीरियड भी कम होगा. एंड दिस इज रिलेशन इज टी का स्क्वायर ए का क्यूब. सो दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू लर्न. ठीक है, टी का स्क्वायर इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपलस 3 लॉ. फाइन. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो कैपलस के बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन को स्टडी किया था एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली एक फॉर्मूला दिया था. फाइन. सो इस फॉर्मूला में उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस इज एफ जी, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस. ठीक है, मतलब जितना मास m1 का है m2 का है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. ठीक है, आर स्क्वायर द डिस्टेंस. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आर होता है वो हमारा, दिस इज m1 एंड दिस इज m2. तो जो आर रेडियस लेते हैं हम वो सेंटर से सेंटर पे लेते हैं. इज इट क्लियर? तो जो आर हमारा डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर. ठीक है, सो दिस इज आर का स्क्वायर. Now what is the value of g? Here g is known as gravitational constant. And this is 6.67 into 10 raised to power minus 11. This is the value of gravitational constant. Fine. And इसकी units क्या है? Newton meter square per kg square. So this was the formula given by Newton's. So we will do the next topic, that is vector form of Newton's gravitational law. Means जो ये वाला फॉर्मूला है ना जो न्यूटन ने निकाला है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे. So this is vector form of Newton's gravitational force. So what we have taken, we have taken the mass m1 here and this is mass m2 here. Fine. And r1 vector क्या है? We have taken mass m1 and we have taken mass m2. ये हमारे पास दो masses हैं. And r1 वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर है जो m1 की पोजीशन बता रहा है, this one. ठीक है. and r2 वेक्टर क्या है? r2 वेक्टर जो m2 की पोजीशन बता रहा है with respect to origin. This is origin. ठीक है. Now what is r1? This is, now see it clearly, what is this? This is r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. जो हमारा वेक्टर होता है वो हमेशा फाइनल से इनिशियल पे जाता है. मीन्स फाइनल क्या है? r2 वेक्टर और इनिशियल क्या है? r1 वेक्टर. ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल. तो मीन्स कि हमारा वेक्टर है वो r2 से r1 की ऑफ जा रहा है. इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि दिस इज टेलिंग द पोजिशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यहाँ पे हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे है एक हमारा मास है m. एंड ये बता रहा है मास m1 है एंड ये बता रहा है पोजीशन r1 वेक्टर. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज पोजीशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना. तो हमारा जो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, ठीक है, ये क्या होता है? पोजीशन ऑफ m2, जो पहले वाला है उसकी पोजीशन m2 विद रिस्पेक्ट टू
पोजिशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2। ठीक है, मतलब कि ये वेक्टर हमारा जहाँ से जा रहा है वहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक जा रहा है उसकी पोजीशन बताता है, कहाँ से, जहाँ से वो आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कहाँ जा रहा है, ये ओरिजिन से M1 तक जा रहा है, तो मतलब ये M1 की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, वैसे ये M1 की पोजीशन बता रहा है कहाँ से, M2 से। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये वाला वेक्टर R2 वेक्टर ये बता रहा है M2 की पोजीशन जहाँ से वो आया है, कहाँ से आया है, ओरिजिन से आया है। ठीक है, तो दिस इज पोजीशन ऑफ M1 से M2। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है M1 से M2। ठीक है, तो ये M1 की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू M2। सो दिस इज दिस। So this is what R2 vector minus R1 vector is. So this is also called position vector of M1 with respect to M2। ठीक है, तो फोर्स अब हम लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो व्हाट इज इट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, मतलब फोर्स ऑन 1, M1 पे फोर्स कितनी लगेगी, 2 की वजह से। ठीक है, तो इट विल बी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, हियर इट इज ऑल्सो माइनस, हियर नेगेटिव साइन शोज that gravitational force is attractive force, gravitational force is attractive force। ठीक है, तो इट इज Fg माइनस GM1 M2 by R स्क्वायर। ठीक है, तो here it is force on 1, I have written it already, so here it is F12 क्या है, force on M1 due to M2। ठीक है, हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था कि F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 1, जिस पे पहले लग रही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, 2 की वजह से। सो F12 क्या होगा आपका, माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय, अभी हमने क्या मतलब, पोजिशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, इट विल बी R2 माइनस R1, यही हमने पढ़ा है ना। R2 माइनस R1 क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, वही हमें लिखना है। ठीक है, उसका मॉड का स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी पोजिशन ऑफ R2 कैप माइनस R1 कैप। ठीक है, ये उसकी पोजीशन बताएगा। नाउ हियर इट इज फोर्स ऑन, एंड यहाँ इसके मॉड का स्क्वायर है। ठीक है, हियर इट इज फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। ठीक है, तो इट विल बी माइनस GM1 M2 R2 माइनस R1 का क्यूब, एंड यहाँ क्या आएगा आपका, इट विल बी R1 कैप, इट इज रॉन्ग हियर, here it is R1 कैप माइनस R2 कैप। ठीक है, सो दिस इज फोर्स ऑन, वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को लिखा है हमने, एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसको अलग अलग तो हमने लिखा है। सो दिस इज अवर रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, so this principle says, for example, we have let us for example, this is a book। ठीक है, this is a physics book, एंड यहाँ हमारे पास एक पेंसिल पड़ी है। ठीक है, एंड यहाँ हमारे पास एक रबड़ पड़ा है। ठीक है, दिस इज पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल है ये, एंड दिस इज रबड़ इरेजर। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और हमारे पास रफ नोटबुक पड़ी है। सो जितनी भी हमारे आसपास फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ पड़ी है, ठीक है, 3 चीज़ें पड़ी है हमारे पास, ये फिजिक्स की बुक पे क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो फिजिक्स बुक इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, वो फिजिक्स बुक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींच रही है, और फिजिक्स की बुक क्या है, उसकी तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, तो फिजिक्स की बुक जो है वो इनकी तरफ जा रही है, इनकी तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स की बुक पे लगेगी वो कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अप्सरा पेंसिल ऑन फिजिक्स बुक्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इरेजर ऑन फिजिक्स बुक्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रफ नोटबुक ऑन फिजिक्स बुक्स, एंड वो इसका वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम का क्या मतलब क्या होता है, वेक्टर सम का मतलब होता है कि उसमें डायरेक्शन को भी देखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर, लेट मी रिमूव इट हियर,
सो अगर आप हम डेफिनेशन पढ़ें, सो इट इज़ अगर हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कैपिटल मास एम, मतलब कि जो हमने फिजिक्स की बुक ली थी, दिस वाज अ फिजिक्स बुक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कैपिटल एम, ठीक है, टू ऑल अदर मासेस, 3 छोटे छोटे मासेस पड़े हैं, ठीक है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी कैपिटल एम पे वो कितनी होगी, वेक्टर सम होगी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब कि जो फिजिक्स बुक की अप्सरा पेंसिल के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है, प्लस फिजिक्स बुक की जो रफ नोटबुक के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स थी, प्लस फिजिक्स बुक की जो इरेजर के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उनका सम होगी। लेकिन कैसा सम होगा, वेक्टर सम, ठीक है ना। व्हाट इज वेक्टर सम? फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ हमारे पास एक फिजिक्स की बुक पड़ी है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक अप्सरा पेंसिल पड़ी है, एंड यहाँ हमारे पास एक अप्सरा पेंसिल पड़ी है, ठीक है। इसका मास है m एंड इसका मास है स्मॉल m एंड इनका डिस्टेंस है r, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सम होते हैं, एक होता है वेक्टर सम और एक होता है हमारे पास एल्जेब्रिक सम। सो एक होता है हमारे पास एल्जेब्रिक सम जो आज तक हम 10th क्लास तक करते आए हैं, और एक होता है हमारे पास वेक्टर सम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना, वो वेक्टर सम है, ना कि एल्जेब्रिक सम नहीं है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अगर एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है इस बुक पे कैपिटल एम पे, वो कितना है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स G(m1 m2 बाय r²) प्लस इसका ग्रेविटेशन फोर्स मीन्स G(m1 m2 बाय r²), ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी टोटल 2 टाइम्स G(m1 m2 बाय r²). अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एल्जेब्रिक सम होती तो आपका आंसर ये आता, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एल्जेब्रिक सम नहीं होती है, वो कैसे होती है, वेक्टर सम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम रिमूविंग इट, वेक्टर सम है। वेक्टर सम का मतलब है कि हम डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं। तो इसमें जो जी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी दैट विल बी m बाय r², ठीक है, प्लस अब जो इस पे फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली फोर्स इधर लगा रही है और ये वाली फोर्स इधर लगा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, -G(m) बाय r², ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 0, ठीक है। तो वेक्टर सम को अगर हम लेंगे तो अब फिजिक्स बुक पे ये अप्सरा पेंसिल इसको यहाँ खींच रही है और ये अप्सरा पेंसिल भी इसको यहाँ खींच रही है, तो नेट फोर्स कितना आया है हमारा 0, ठीक है। अगर हम एल्जेब्रिक सम लेते तो क्या होता कि हम उसका सिंपली इसका फोर्स प्लस इसके फोर्स का सम कर देते, ठीक है। लेकिन वेक्टर में हम डायरेक्शन भी ध्यान में रखते हैं, तो इसमें नेट फोर्स कितना आया है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में 0। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द वेक्टर सम हियर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। So this is important, you have to keep in mind that gravitational force on capital M due to all other masses is equal to vector sum. This is vector sum of all individual gravitational forces, ठीक है। मतलब M1 जो M2 पे फोर्स लगाएगी और M2 और M3 जो है कैपिटल M पे फोर्सेस लगाएंगे वो वाले। सो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि F नेट, ठीक है। F नेट क्या है, जो कि टोटल फोर्स लग रही है ऑन कैपिटल M, ठीक है, वो कितनी होगी, फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू M1 प्लस फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू M2 प्लस फोर्स ऑफ कैपिटल N ड्यू टू M3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज वेक्टर सम। इस पर हमने F पे वेक्टर लगाया है, ठीक है ना, दिस इज वेक्टर सम, ठीक है। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एग्जाम में हमें ऐसा आ सकता है, स्टेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, एंड उसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो अगर तो हम उसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाला जो है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी का, तो ये भी हमें लिखना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड सो दिस इज NCERT न्यूमेरिकल, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास we have 3 equal masses of small m kg, each are fixed at vertices of an equilateral triangle। तो ये हमारे पास एक equilateral triangle है, ठीक है, ये इसके vertices हैं A, B और C, ठीक है, एंड ये उसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो वर्टिसेस है ना उस पर हमने मास m रखे हैं तीनों पे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m प्लेस्ड ऑन सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड पे हमने मास रख दिया 2m, ठीक है। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये मासेस हमारे पास रखे हैं m है ना ए बी सी पे, एंड सेंट्रॉइड पे हमारे पास रखा है मास 2m। तो हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड पे कितना मास लगेगा ड्यू टू दीज 3। तो जो ए वाला है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जो बी वाला है सॉरी जो सी वाला है वो भी अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, और जो बी वाला है वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो हेयर वी हैव ऑल्सो ड्रॉन द इमेज। इसमें हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। एंड इसमें हमने ये फोर्स को रिप्रेजेंट किया है कि एफ ए इस साइड है, जैसे फोर्स जो ए है ये बी है और ये सी है ना। तो फोर्स ए की वजह से यहाँ पे लग रही है, फोर्स बी की वजह से यहाँ पे लग रही है, और फोर्स सी की वजह से यहाँ पे लग रही है, ठीक है। 2m मास के ऊपर जो सेंट्रॉइड पे 2m मास है। नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस। अब हमने वो जो मासेस थे उनको हटा दिया, सिर्फ फोर्सेस को ही देखा है। तो फोर्सेस हमारी कैसी है, एफ ए एफ बी एंड एफ सी, ठीक है। एंड अगर आप इधर ध्यान से देखें तो एफ ए एफ बी और एफ सी हमारी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एफ ए हमारी कितनी है, एफ ए इज कैपिटल जी, ठीक है। एक मास है हमारा m, दूसरा मास कितना है हमारा 2m, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस है हमारा, मान लो ये पॉइंट g है ना, हमने g लिया था, डिस्टेंस है आपका g a का स्क्वायर, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है ना, दिस सेंट्रॉइड, इसका जो डिस्टेंस है मतलब कि ए बी सी और जी, ठीक है। तो ए जी इक्वल्स टू बी जी इक्वल्स टू सी जी, मतलब ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ ए इतना आया है, ठीक है। तो जो हमारा एफ बी आएगा वो भी कितना आएगा, जी एक एम कितना है, मास एक है एम, और दूसरा मास कितना है हमारा 2m, ठीक है, डिवाइड बाय बी जी का स्क्वायर। बी जी का स्क्वायर वो इसको इक्वल है, ठीक है। तो वैसे हमारा सी जी वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे जो एफ ए एफ बी और एफ सी है वो तीनों क्या हैं, हेयर दिस वन, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, वो किसके इक्वल है, जी स्मॉल एम इंटू 2m डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर 3 फोर्स उसको लग रही हैं इक्वल तीनों डायरेक्शन में, है ना, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स कि ये भी एंगल 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे तीनों फोर्स लग रही हैं इक्वल और सिमेट्रिकल एंगल्स पे है, तो इसका एफ नेट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। वो बॉडी पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों तरफ से इक्वल फोर्सेज लग रही है ना, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो हमने वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो वो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट फाइंड किया हमने, एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट। तो दिस विल बी व्हाट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो इट इज़ ए स्क्वायर मीन्स एफ बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एफ सी का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2fb इंटू एफ सी कॉस थीटा। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन बोथ दीज, तो इट इज़ 120, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फाइन। तो ये हमने वो कॉस 120 आ गया, ठीक है। तो एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी है हमारा, तो इसको हमने पुट कर दिया, इक्वल पुट कर दिया, तो एफ बी का स्क्वायर, इसको भी हमने क्या पुट कर दिया, एफ बी का स्क्वायर, बस ये दोनों भी इक्वल है, तो इट विल बी 2fb, ठीक है, कॉस 120, ठीक है। तो इट विल बी 2fb का स्क्वायर प्लस 2fb का स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होती है हमारी -½ ठीक है, कॉस 120 इज -½ इसको आप कर सकते हो ना, कॉस 90 प्लस 30 करके क्वाड्रेंट वगैरह फाइंड करके आपका आंसर आ जाएगा -1/2। सो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2FB का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर, दैट विल बी FB का स्क्वायर, ठीक है, एंड उसका FB का स्क्वायर आ जाएगा, एंड उसका अंडर रूट करेंगे तो FB आ जाएगा, ठीक है। तो FB आ गया, मीन्स कि FA ऊपर लग रहा था हमारा, और FB और FC का रिजल्टेंट कितना आया, FB, ठीक है, एंड FB इज इक्वल्स टू FA, मीन्स कि जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है। तो F डैट कितना हो गया आपका, FA माइनस FA, ठीक है। यहाँ FA था, यहाँ पे FB आया था, तो FB और FA तो सभी बराबर ही हैं, FA FC FB, तो उसको हमने FA पुट कर दिया, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट है। So this was the question number 1. So now we have done part 1 and we have to do part 2. So what is part 2? This is part 2, that what is the force if the mass at vertex A is doubled, ठीक है। And here it is also given that पहले हमने पढ़ा ही था that AG equals to BG equals to CG equals to 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमें 1 मीटर दे रखा है। सो नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, वर्टेक्स ए पे जो मास है ना उसको m की जगह 2m कर दिया हमने, ठीक है। तो ये मास सेंटर में तो 2m ही था हमारा, ठीक है, ये m है, ये m है, और ये हमने 2m कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारी जो FA है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो FA हमारी क्या है, फोर्स ऑन FA मीन्स कि फोर्स ऑन 2m ड्यू टू दिस पॉइंट A की वजह से, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2m ड्यू टू पॉइंट A, इट विल बी कैपिटल G, ठीक है, मास M2m M1 M2, ठीक है, 2m डिवाइड बाय R स्क्वायर, R हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारी 4 कैपिटल G M का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ वैसे हम FB और FC फाइंड कर लेंगे। FB और FC हमारी इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पे 2m है और यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m है, ठीक है। तो FB कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल G 2m इंटू m डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट बी 2 कैपिटल M G M स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी FA FB और FC हो गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है FA FB और FC, ठीक है। इसमें हमारी FA अलग है और FB और FC बराबर है हमारी, ठीक है। FB इक्वल्स टू FC है, ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे FB और FC का। तो जैसे हमने पिछले केस में किया था पार्ट 1 में, इसमें FB और FC में एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो वैसे पिछली बार जैसे करेंगे तो इसमें हमारा आंसर कितना आया था, इसका रिजल्टेंट FB आ गया था, ठीक है ना। तो ऊपर हमारी फोर्स लग रही है FA एंड नीचे हमारी फोर्स कितनी लग रही है, FB, ठीक है। ये FB कहाँ से आया है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FC, रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FC, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FC सेम एज प्रीवियस केस, ठीक है। तो F नेट कितना हो जाएगा, FA बड़ा है हमारा, तो FA माइनस FB, सो दिस इज FA माइनस FB हमने किया, तो इट इज़ इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 कैपिटल G M स्क्वायर, सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन जब हमने वर्टेक्स पे अनइक्वल मासेस रखे थे। सो दिस इज ऑल। So we have this is important, the numericals based on superposition principle, this is important. So let us now proceed to our next topic. So our next topic is difference between gravitation and gravity, ठीक है। तो gravitation सबसे पहले important बात, gravitation is also a force, it is a force and gravity is also a force, ठीक है। दोनों ही फोर्स हैं, तो दोनों की यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन होंगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी 2 बॉडीज़ पे लगे, ठीक है। वो बॉडीज़ हो सकती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटर्न या प्लूटो में लगे, ठीक है, या फिर जुपिटर और अर्थ पे पड़ी एक पेंसिल है कोई, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी एनी 2 बॉडीज़, ठीक है, कोई भी 2 बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी हमने अपने आप से ही एक फोर्स को नाम दिया है जब जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अर्थ के ऊपर पड़ी कोई चीज़ पे, ठीक है। ग्रेविटी इज़ अ
स्पेशल केस, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है जब कोई ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगाते हैं। ग्रेविटी हम उसको नाम दिया है, हमने स्पेशल एक नाम दिया है जब एक बॉडी जो है वो अर्थ हो। ठीक है, और अर्थ जो है अपने ही ऊपर पड़ी किसी चीज़ पर या फिर कोई भी उसके आसपास की कोई सैटेलाइट है उस पर जो फोर्स लगाती है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, ठीक है, एंड एनी बॉडी नियर अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के पास कोई बॉडी हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अर्थ से कोई स्पेस क्राफ्ट निकला है, ठीक है, तो उस पर बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं तो हमारा हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको भी हम ग्रेविटी ही कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, जो कि हम बोलते हैं कि g इक्वल्स टू 9.8 है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये अर्थ है एंड ये कोई एक ऑब्जेक्ट है एंड ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रही है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये बॉल थी, ये नीचे आ रही है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि ये बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन भी होगी, अगर उस बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, तो फिर इसमें मतलब कि एक जो बॉडी है उस पर एक्सेलरेशन लग रही है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि अगर अर्थ कोई भी चीज़ अर्थ के पास आ रही है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल 5 है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही नहीं गिरेगी, उस पर एक्सेलरेशन लगेगी। मतलब कि पहले 5 थी, फिर वो 15 हो गई, फिर वो 25 हो गई, फिर वो 35 हो गई, ऐसे ऐसे करके उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। उसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मीन्स कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों वो एक्सेलरेट कर रही है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। सो वी विल नाउ डिराइव अ फॉर्मूला फॉर दिस। सो दिस इज आवर अर्थ एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रही है। ठीक है, एंड वी आर टेकिंग दैट द डिस्टेंस यहाँ से, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है, एंड जो हमारी अर्थ है उसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है। ठीक है, सो वी विल फाउंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, एंड उसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमें ए फाइंड करना है। दिस इज कि एक्सेलरेशन कितनी है उसकी। ठीक है, और ये क्या है? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी हैव रिटन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड इसी एक्सेलरेशन को ही हमने नाम दिया है स्मॉल g। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी को हमने नाम दिया है स्मॉल g। सो दीज बोथ आर सेम थिंग, m a एंड ये g बोथ आर सेम थिंग, बस हमने उसको नाम दिया है अलग से g, स्मॉल g। ठीक है, तो this is this step. Now what is gravitational force? We know that gravitational force is g m1 m2 by r square. ठीक है, here we will write small r. It will be small r. ठीक है, तो मतलब कि क्या कहते हैं, इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट की कैपिटल G m1 m2 बाय स्मॉल r का स्क्वायर एंड दिस इज mg। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा m से m कट गया। दिस इज मास ऑफ बॉडी, बट ठीक है, कैपिटल M क्या है आपका? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज कैपिटल M एंड इस बॉडी का मास क्या है? स्मॉल m। तो मास इज मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कैपिटल जी एम m बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी, इसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल m कट गया तो हमारा स्मॉल g क्या आ गया? इट विल बी कैपिटल G बाई m आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट की
जी की वैल्यू हमने पुट की 6.67 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर kg स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। नाउ हमने वैल्यू पुट की कैपिटल एम की। कैपिटल एम क्या है हमारा? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है हमारा? 6 × 10⁻24 kg, दिस इज अवर मास ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अर्थ। हम ले रहे हैं कि अगर ये वाला जो आर है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, मीन्स की जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो थोड़ी ही ऊपर है, ठीक है, ज़्यादा रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा दूर होगी तब हमारा केस अलग हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा जो बॉडी है वो अर्थ से पास में ही है, ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर। बॉडी इज नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बॉडी इज नियर सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारा मास ऑफ अर्थ कितना है, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना हो जाएगा? 64 × 10⁻5। वी हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ आर हेयर, ठीक है। तो जब इस सब वैल्यू को पुट किया, जी को कैपिटल जी की वैल्यू पुट की, एफ की वैल्यू पुट की, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो जी आता है वो कितना आता है? 9.8, ठीक है। इसको कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर, मतलब कि कोई अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है किस स्पीड पे? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी थी, वो दो मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है, हर 1 सेकेंड बाद, ठीक है। और फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 22। फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 32। फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 42। मतलब कि इस स्पीड से उसकी जो, इस रेट से उसकी स्पीड है जो बढ़ती जा रही है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमने जब जी की वैल्यू पुट की तो हमने क्या अप्रॉक्सीमेशन ली कि जो हमारा जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस के पास है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर हमारा बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस से दूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जी डी पे है एंड जी डी बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। एंड ये जी ए है, ये सरफेस है अर्थ पे, ये जी बी है जो अर्थ के अंदर का कोई पॉइंट है, एंड जी सी जो है वो सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्रेविटी है ना वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो ग्रेविटी का, जैसे कि अगर यहाँ सरफेस पे हम, ठीक है, तो ग्रेविटी 8a है, ठीक है, इसमें तो हमारी ग्रेविटी जी ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट h पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम नीचे डेप्थ में चले जाएंगे b पॉइंट पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, इससे हम बहुत ज़्यादा हाइट h पे चले गए, बहुत ज़्यादा हाइट h पे, तब भी हमारी ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो 9.8 नहीं रहेगी फिर, ठीक है। और अगर हम डेप्थ d पे चले जाएँ, ठीक है, तभी भी हमारी ग्रेविटी 9.8 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो अब हम पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट है हाइट का और डेप्थ का ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो लेट अस स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन हाइट h। सो सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रेविटी जो होती है ना वो सरफेस पे जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है, 9.8 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बहुत दूर चले जाएं हाइट h पे तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 8 हो जाएगी उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, 7 हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर हम डेप्थ में चले जाएं, नीचे चले जाएं, अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के अंदर चले जाएं, तब भी जो जी की वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो अर्थ की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे होती है उसकी 9.8, अगर आप ऊपर जाते हो तब भी वो डिक्रीज़ करेगी, नीचे आते हो तभी वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। सो लेट अस सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द टॉपिक दैट इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, ठीक है, ऑन ग्रेविटी, ऑन जी, ठीक है, वी आर डूइंग दिस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट वी हैव टेकन दैट ग्रेविटी एट सरफेस ए, दिस इज अ पॉइंट एट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? हमने पढ़ा था स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, वी हैव रीड ना, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वेयर। सो हेयर
ग्रेविटी एट सरफेस ए, ये किसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए हमारा डिस्टेंस कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर। सो दिस इज फॉर सरफेस ए। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड स्मॉल जी एट सरफेस बी। बी पे कितना, बी वाले पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी होगी, तो इसको हमने नाम दिया है जी डैश। ठीक है, जी डैश कितना होगा, इट विल बी कैपिटल जी, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी पे हमारा डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच का स्क्वायर। सो दिस इज अवर जी डैश। क्लियर, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जी डैश फाइंड करना है ना, ग्रेविटी एट हाइट एच। ठीक है, और ये सरफेस पे है। ठीक है, सरफेस पे हमारी ग्रेविटी जी है, एच हाइट ऊपर सरफेस से। ठीक है, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज जी डैश, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी डैश है। ठीक है, हाइट इज द, हाइट हमारी क्या है, जो सरफेस से हमारा जो पॉइंट है उसकी जो हमें डिस्टेंस है। ठीक है, दैट इज हाइट एच। नाउ व्हाट इज जी डैश अपॉन जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, जी डैश अपॉन डी की है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जी एम और जी एम कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, जी डैश अपॉन जी, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, आर स्क्वायर को ऐसे ही रखा है और इसमें से हमने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, इसमें से हमने आर स्क्वायर को कॉमन निकाला है और तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। फाइन, सो इट विल बी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो 1 प्लस एच बाय आर है इसकी पावर 2 है, वो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाइट एच पे चली गई है, ठीक है ना, अगर इफ़ एच इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते टाइम हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हियर वी कैन राइट, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि एच जो है ना वो आर से बड़ी है या फिर उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है, ठीक है, एच जो है वो आर से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है, वो उससे बड़ी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में दिया हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब अगर आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन में दिया हो कि एच जो है ना वो आर से बहुत बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अर्थ की जो हाइट होती है, रेडियस होता है वो 6400 है किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको एच दे दिया है 8 मीटर, ठीक है, तो हम ये वाली अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें एच दे दिया है फॉर एग्जाम्पल 6400 किलोमीटर इवन, या फिर हमें 1400 किलोमीटर 3200 किलोमीटर दे दिया है, 3200 किलोमीटर, ठीक है, तब हम एच को अप्रॉक्सीमेटली आर नहीं ले सकते ना, क्योंकि एच बहुत बड़ा है। ठीक है ना, वो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं एच इज़ नॉट नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ आर, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दिया हो कि एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ आर, तब फिर हम ये वाली अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली अप्रॉक्सीमेशन में हम लेते हैं कि एच जो है ना हमारा आर से बहुत बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल रेडियस हमारा 6400 किलोमीटर है और हाइट मान लो हमारी 8 मीटर है। ठीक है, तो 8 मीटर बहुत कम है। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं कि एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, अगर तो एच आपका वेरी वेरी लेस देन आर है तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि 1 माइनस, इसमें देखो जी डैश बाय जी है, इधर जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट हेयर अगेन, सो व्हाट वी हैव, जी डैश बाय जी, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ठीक है, दिस वी हैव फ्रॉम हेयर। नाउ अब हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई है। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि हमारा जब एच बाय आर बहुत बहुत स्मॉल हो, दिस थिंग इज़ वेरी स्मॉल,
तो जो -2 है ना ये इसके आगे आ जाता है, ठीक है। अगर h/r बहुत स्मॉल हो तो जो माइनस पावर है ना वो उसके आगे आ जाती है। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम, मैथ्स में होती है ये। तो g'/g कितने हो जाएगी आपकी 1, ये पावर आगे आ जाएगी, इट विल बी 1 - 2h/r, ठीक है। तो g'/g इक्वल्स टू 1 - 2h/r। सो दिस इज g'। तो हमारी g' कितनी आ गई, इट विल बी 1 - 2h/r इंटू g, ठीक है। मतलब कि ये हमारी आ गई है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ठीक है। एट हाइट h पे हमारी इतनी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। सो दिस इज फॉर्मूला। सो नाउ न्यूमेरिकल्स कैन ऑल्सो कम इन द परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा रेडियस है r अर्थ का और वो h हाइट पे चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे g थी, यहाँ पे g' थी, तो उसमें कितना परसेंट चेंज आया, 10% चेंज आया, 36% चेंज आया, 90% चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, ठीक है। तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी हम पढ़ेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन स्मॉल g, ये क्या होगा, ओरिजिनल g माइनस न्यू g अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। ओरिजिनल मीन्स g था माइनस न्यू ग्रेविटी हमारी हाइट h पे कितनी है, g' है, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। जो कहीं भी हम अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं, सिर्फ g में नहीं, अगर आप कहीं भी परसेंटेज चेंज की बात करते हो तो हम यही लेते हैं, ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज, ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। सो इट इज़, इसको हमने लिख लिया। तो अब इसको करेंगे, g/g कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इट विल बी 1 - g'/g इंटू 100, क्लियर। इसको यहाँ से हमने डिवाइड कर लिया, g को इसे डिवाइड कर लिया, g को इसे डिवाइड कर लिया। तो 1 - g'/g क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो अगर यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 - g'/g कितना होगा, 2h/r, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा और वो वहाँ चला जाएगा, सो इट विल बी 2h/r। तो परसेंटेज चेंज कितना है ग्रेविटी में, इट इज़ 2h/r इंटू 100, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, इस पे भी बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हम इसको पूरा डिराइव करने के बजाय हम इस रिजल्ट को ही याद कर लेंगे अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो एक और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ g' में से g में से कुछ माइनस हो रहा है ना, हियर इट इज़ नेगेटिव साइन, ठीक है। g में से कुछ माइनस हो रहा है तो ग्रेविटी डिक्रीज कर रही है, जैसे हम सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट हाइट h। तो इसमें दो फॉर्मूलेज हमारे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि g'/g इक्वल्स टू r + h का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें अप्रॉक्सीमेशन दे रखी हो कि जो h है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, g' इक्वल्स टू g 1 - 2h/r, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2h/r इंटू 100, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। This derivation can also come in exam, or numericals based on this can come in exam. So let us proceed to our next part, that is depth का क्या इफेक्ट होगा ग्रेविटी पर on g, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल r हमारा रेडियस है, ये वाला r हमारा रेडियस है, और हम यहाँ डेप्थ d की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं a, ये पॉइंट ले लेते हैं हम b, ठीक है। सो हमें बात करनी है कि पॉइंट बी पे कितनी ग्रेविटी होगी जब हमने डी डेप्थ नीचे चले गए हैं, ठीक है। सो और एक और बात, अगर हम पॉइंट ए पे हैं तो हमारा मास है अर्थ का m, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए पे हैं तो हमारी मास अर्थ का क्या है m। अगर हम पॉइंट बी का, हम ये पॉइंट ए के लिए, अगर हम पॉइंट बी के लिए अगर हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका मास m नहीं होगा, उसका मास कम हो जाएगा ना, m' होगा उसका नाम, उसका मास कम होगा, ठीक है। मतलब कि हम सिर्फ उतने ही अर्थ की बात कर रहे हैं
ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये ए है, और हम पॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं, तो बी के लिए जो हमारे, हम सिर्फ इतनी ही अर्थ की बात कर रहे हैं, ये वाली अर्थ को हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, जब हम पॉइंट बी पे हैं। तो अब इसका मास कितना होगा, कम होगा, वो कितना होगा, एम डैश, ठीक है। सो इस बात को भी इधर हम ध्यान रखेंगे। सो लेट अस नाउ प्रोसीड। तो ग्रेविटी एट सरफेस ए पे हमारी ग्रेविटी कितनी है, जो हमारी स्टैंडर्ड ग्रेविटी होती है, दैट इज स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ग्रेविटी एट डेप्थ डी मीन्स ग्रेविटी एट पॉइंट बी, ठीक है, बी पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो इसको हमने नाम दिया जी डैश, ठीक है। फिर आएगा जी हमारा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे मास हमारा आएगा एम डैश, ठीक है। जब हम पॉइंट बी पे हैं तब कितना अर्थ का मास इंक्लोज हो रहा है, वो एम डैश हो रहा है, और एम डैश क्या है, एम से कम है, ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना है हमारा, आर माइनस डी का स्क्वायर, दिस इज आर माइनस, ये आर है, ये डी है, तो आर माइनस डी का स्क्वायर, सो दिस इज जी डैश, ठीक है। सो जैसे हमने पिछले वाले में किया था वैसे ही करेंगे, जी अपॉन जी डैश कर लिया इसमें हमने, तो जी अपॉन जी डैश कितना आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम डैश बाय आर माइनस एम का स्क्वायर, तो जी से जी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इट विल बी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा हमारा एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये एम डैश अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो आर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन एम डैश, ठीक है। सो दिस विल बी अवर फॉर्मूला। नाउ इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब जो डेंसिटी है वो तो हमारी भले पॉइंट ए हो चाहे बी हो, डेंसिटी तो सेम रहेगी, डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू डेंसिटी एट बी, ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, डेंसिटी, और इसको हमने नाम दे दिया रो डैश, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, डेंसिटी को डिनोट करते हैं, रो इक्वल्स टू रो डैश, मतलब कि डेंसिटी एट ए इक्वल्स टू डेंसिटी एट बी। और डेंसिटी पॉइंट ए पे कितनी होगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पॉइंट ए पे मास कितना है हमारा m, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। दिस इज डेंसिटी एट ए, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी एट बी, ठीक है। डेंसिटी एट बी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। अब बी पॉइंट पे मास कितना है हमारा m डैश, ठीक है। सो वी हैव रिटन m डैश 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है हमारा, r माइनस डी, पॉइंट बी पे रेडियस कितना हमारा r माइनस डी का क्यूब, तो दिस इज r माइनस डी का क्यूब, ठीक है। इसको हमने इक्वेट कर दिया, तो 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, m अपॉन m डैश इज इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन r माइनस डी का क्यूब, फाइन। तो m अपॉन m डैश कितना आ गया हमारा, r क्यूब अपॉन r माइनस डी का क्यूब, फाइन। अब इसको हमने इसमें पुट कर दिया, वी पुट दिस थिंग इन दिस, ठीक है। तो m अपॉन m डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो g अपॉन g डैश कितना हो गया, m अपॉन m डैश की हमने वैल्यू पुट कर दी है, दिस इज r क्यूब r माइनस डी का क्यूब, ठीक है। ये m अपॉन m डैश की वैल्यू है। फिर ये इसको एज इट इज़ लिख लिया हमने, वेट, सो इसको हमने, इस वाली चीज़ को हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया इट विल बी r माइनस डी, ठीक है। तो जी अपॉन जी डैश कितना आ गया हमारा, r अपॉन r माइनस डी, तो जी डैश अपॉन जी मीन्स उसका उल्टा, ठीक है, वो कितना होगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू r माइनस डी अपॉन आर, सो इट इज 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। तो जी डैश कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस डी अपॉन आर जी, सो दिस इज अवर एंड रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जी डैश इक्वल्स टू जी, हाइट के लिए 1 माइनस 2h बाय आर था, और डेप्थ के लिए क्या है, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, दिस बोथ थिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है। वैसे ही परसेंटेज चेंज कितना होगा, ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इट विल बी डी आर इंटू 100, डी बाय आर इंटू 100, सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि जी डैश में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डेप्थ के साथ जो ग्रेविटी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, सो इट इज दिस। So this is all about change in gravity due to height and depth. Now we will do some numericals based on this.
सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज how much above Earth's surface does G decreases to 36% of its value on surface of Earth. इसका मतलब ये हम अर्थ पे हैं, ठीक है, एक हम हाइट h पे गए, वहाँ इसकी वैल्यू जो है ना वो g की कितनी कम हो गई, g की वैल्यू 36% कम हो गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो कौन सी हाइट है, हाइट h हमें फाइंड करनी है जिसपे g की वैल्यू है वो 36% कम हो जाए, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड, हमें h फाइंड करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो g की वैल्यू है, ठीक है, ये पॉइंट A है, मान लो ये हमारा पॉइंट B है, तो B पॉइंट पे g की वैल्यू है ना वो 36% कम हो रही है, मतलब वो कितनी रह रही है, सो g डैश इक्वल्स टू g माइनस 36%, ठीक है। तो वो कितनी रह जाएगी, 64% रह जाएगी। इज इट क्लियर? उन्होंने कहा है कि g की वैल्यू 36% कम हो रही है, ठीक है, तो रह कितनी जाएगी, 64% रह जाएगी ना। तो मतलब कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे g की वैल्यू g थी, यहाँ पे उसकी कितनी परसेंट रह गई है, 64% ही रह गई है, ठीक है। यहाँ पे 100% थी और यहाँ पे कितनी रह गई है, 64% रह गई है। तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन g कितना है, ठीक है, कितने परसेंट g चेंज हुआ पहले, तो फिर ये हमारा 64, ठीक है, पहले g थी अब 64% ही रह गई है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज हमारा कितना है, g माइनस जी डैश अपॉन g इंटू 100 कितना है हमारा 64, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें 64% है, ठीक है। सो जी डैश अपॉन जी कितना आ गया हमारा 64/100, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने डिवाइड कर लिया, 1 माइनस जी डैश अपॉन जी, दिस इज 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इज 64/100, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी ये कितना होता है हमारा 1 माइनस जी डैश अपॉन ये हमारा 2h/r होता है, ठीक है। तो हमारा 2h/r कितना आ गया 64/100, क्लियर। सो अब यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, h कितना, यहाँ से 2 को हम यहाँ से 32 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो h कितना आ गया आपका 32r/100, ठीक है। तो 32 r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें गिवन होता है एग्जाम में, जैसे 6400 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 64 × 10⁵ मीटर। तो हमने इसको मीटर में लिख लिया, 64 × 10⁵ मीटर, ठीक है। और क्या हमें दे रखा है, डिवाइड बाय 100, वो हमने कर लिया। तो हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁶ मीटर। सो दिस इज, इतनी हाइट पे जाके जो है हमारा वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 64 टाइम्स रह जाएगा ओरिजिनल जी के, ठीक है। ये एक और मेथड की है मैंने आपको, या तो ऊपर वाले मेथड से कर सकते हो या फिर नीचे वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको देख लेना कि कैसे किया हुआ है, दोनों ही से सेम आंसर आएगा, लेकिन इससे हमारा थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है क्योंकि इसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, h इज़ लेस देन r, ठीक है। और इसमें हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं की है, ये वाला वो फॉर्मूला है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसे करोगे तो इसमें आपका आंसर और एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा 2 × 10⁶ आया है एंड इसमें हमारा 2 आया है, इसमें हमारा 1.6 आया है, अगर हम इसको 6 की टर्म इसको हम लिख सकते हैं, इट विल बी 6 हेयर, ठीक है। या तो 2 आया यहाँ पे और यहाँ पे अगर हमने मोर एक्यूरेट किया तो 1.6 आया, ठीक है। तो दोनों ही मेथड सही है, ठीक है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। सो आप इसको रीड कर लेना। सो देयर इज अ सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि एट वॉट हाइट अबव अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज 100 मीटर डीप। मीन्स कि ये अर्थ है आपकी, ठीक है, इस पे आप हाइट एच पे गए, कितनी हाइट एच पे जाओगे कि उसकी जो ग्रेविटी हो वो सेम हो जब डेप्थ जो है ना वो 100 मीटर हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो जी डैश होती है, ठीक है, जी डैश मीन्स किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटी, जी डैश इक्वल्स टू, अगर हाइट पे जाते हैं तो इट इज़ जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 2h/r, ठीक है। एंड डेप्थ पे जाते हैं तो जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस d/r। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों की ग्रेविटी सेम हो, ठीक है,
हाइट पे ऊपर जाओ और डेप्थ में जाओ, दोनों की ग्रेविटी सेम हो, ऐसा आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, एच पॉइंट आपको फाइंड करना है। सो G1 - 2h/r इक्वल्स टू G1 - d/r, ठीक है। यहाँ से G कैंसिल हो गया, 1 - 2h/r 1 - d/r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2h इक्वल्स टू d आ जाएगा आपका, ठीक है। तो h कितना आ गया आपका, d/2 मीन्स d h इक्वल्स टू 100/2, दैट इज़ 50 मीटर। मतलब 50 मीटर ऊपर जाएंगे तब ग्रेविटी उतनी होगी जितनी डेप्थ में 100 मीटर जाएंगे, ठीक है। So this is all about part 1 of gravitational video. We will proceed further in next video, part 2. So this is all about this. Thank you for watching the video.